नमस्कार छात्रों, मैं प्रभात सर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हम अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार देख रहे थे। तो हमने अर्थव्यवस्थाओं का पहला प्रकार अभी पढ़ा, उसमें पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हमने देखी। अब हम देखेंगे विकास की अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का विभाजन, जो कि प्रतिवर्ष विश्व बैंक द्वारा ये किया जाता है। विकास की अवस्थाओं के आधार पर जो अर्थव्यवस्थाएं हैं इनको मुख्यतः विश्व बैंक द्वारा 3 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं हम विकास की अवस्थाओं के आधार पर, ठीक है। विश्व बैंक द्वारा विकास की अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, ठीक है। तो देखिए, पहली चीज, ये विभाजन कौन कर रहा है? विकास की अवस्थाओं के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का विभाजन किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। पिछली जो क्लास थी, अगर किसी ने मिस की है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्लास नंबर 2 जो है उसके लिंक के ऊपर जाएं और वहां इसको देख लीजिए। तीसरी ही लाइव क्लास ये रही है उसमें। तो आज हम लोग देखेंगे दूसरे तरीके से, यानी डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर, प्रति व्यक्ति आय के अकॉर्डिंग विश्व बैंक द्वारा इसको विभाजित किया गया है। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर विश्व बैंक द्वारा ये वर्गीकरण किया जाता है। ये वर्गीकरण कौन करता है? तो ये वर्गीकरण किया करता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो विश्व बैंक ने इस आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को 3 भागों में बांटा है। एक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था है, ठीक है। उच्च आय यानी हाई इनकम, या विकसित अर्थव्यवस्थाएं, विकसित डेवलप्ड इकोनॉमीज, विकसित अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है। इनको हम देखेंगे ये क्या होती हैं और कितने इसमें देश हैं, ठीक है। तो ये कौन सी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, उसके बाद में हम लोग देखेंगे मध्यम आय, मिडिल इनकम, मध्यम आय वाले देश, मध्यम आय या मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाएं, मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है। ये कौन सी होती हैं, इनके बारे में देखेंगे। और फिर तीसरा हम लोग देखेंगे अल्प विकसित या निम्न आय। तीसरी हम देखेंगे। अच्छा, इसको देख लीजिए, 2 भागों में बांट दिया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। यानी दूसरी जो मध्यम आय वाले हैं इनको भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक विश्व बैंक कहता है निम्न मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाएं, निम्न मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाएं। और दूसरा बच्चों बी इसी का है, जो विश्व बैंक ने कहा उसको उच्च मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाएं। देखिए, ये हो गया हाई इनकम या डेवलप्ड इकोनॉमी, और ये हो गया मिडिल इनकम या ये हो गया मिडिल डेवलप्ड इकोनॉमी। इसको हम डेवलपिंग नेशन भी कह सकते हैं। फिर इसमें भी 2 पार्ट है, निम्न मध्यम यानी लो मिडिल डेवलप्ड इकोनॉमी और हाई मिडिल डेवलप्ड इकोनॉमी। और तीसरा जो इसका विभाजन किया गया विश्व बैंक के द्वारा वो है अल्प विकसित या अल्प आय, या इसको हम कह देंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं, बात इतना समझ में आ गया। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर विश्व बैंक द्वारा विश्व के जितने भी देश हैं, विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इन अर्थव्यवस्थाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा। पहला उच्च आय या विकसित अर्थव्यवस्थाएं, और दूसरा मध्यम आय या मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाएं, और तीसरा अल्प आय या
अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं। ये जो मध्यम विकसित आय वाले देश हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया, ए निम्न मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाएं और दूसरा इसमें कहा गया उच्च मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाएं। सामान्यतः इनका विभाजन विश्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष उनकी जो पर कैपिटा इनकम है, ग्रॉस नेशनल इनकम के आधार पर, यानी सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यह विभाजन किया जाता है। जैसे विश्व बैंक ने अभी जो 2020 के आंकड़े जारी किए हैं इसमें 194 देशों के आंकड़े जारी किए हैं। इन देशों में जो भारत की रैंक है इस बार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 147 है। हमारे देश की जो इस बार रैंक है भारत की 2020 में वो 147वीं है। बरमूडा इस हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर देश है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। 1,15,000 के लगभग वहां की पर इनकम है, ठीक है। और भारत की रैंक 194 देशों में कौन सी है, 147th है, ठीक है। तो अब हमें यह देखना है कि किन देशों को निम्न या अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं कहा जाता है। तो एक तो हम सामान्य इनका देखते हैं, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानेंगे, कितने इसमें देश हैं, कौन कौन से इसमें देश शामिल किए गए हैं। तो विश्व बैंक ने कहा ऐसे देश अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं वाले होंगे जिनकी प्रति व्यक्ति ग्रोस नेशनल इनकम सालाना कितनी है, $1,035। कितनी है, $1,035 तक हो। ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी हो, $1,035 तक हो। बात सबके समझ में आ गया। याद रखना ये कब के डेटा हैं, ये 2020 के डेटा हैं। इससे पहले ये कितना था, 1,026 या 1,025 जीएनआई पर कैपिटा इनकम था, वो 2019 के थे। 2020 में कितना हो गया, $1,035 प्रति व्यक्ति जीएनआई अगर जिन देशों की हैं तो उनको अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं इसके अंतर्गत कहा गया। जैसे चाड, बुरुंडी, कांगो, ये ऐसे देश इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे देशों की कुल संख्या है बच्चों 29। ऐसे देशों की कुल संख्या है दुनिया में 29 ऐसे देश हैं। ऐसे कितने देश हैं, ये 29 देश हैं। अब प्रश्न आता है ये देश कौन से होते हैं, बात समझ रहे हैं। ये जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है या जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं या जो अल्प विकसित इकोनॉमी है, इनकी क्या विशेषताएं होती है। तो विश्व बैंक ने इनकी क्या विशेषता बताई कि कौन से देश इस कैटेगरी में शामिल होंगे। ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति जीएनआई कितनी है वार्षिक, $1,035 अमेरिकी डॉलर तक हो, उन देशों को हम किस कैटेगरी में शामिल करेंगे, अल्प आय या निम्न विकसित अर्थव्यवस्थाओं की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। बात सबके एकदम क्लियर हो गया। ऐसे देशों की कुल संख्या कितनी है, 29 है। ये ऐसे देश होते हैं जहां आर्थिक विकास का स्तर बहुत ही निम्न है, यानी यहां डेवलपमेंट का स्तर बहुत पुअर है और इस वजह से लोगों का जो जीवन स्तर होता है वो भी बहुत निम्न स्तर का होता है। यहाँ पर लोगों का रहन सहन का स्तर बहुत पुअर है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती है, गरीबी बहुत ज़्यादा होती है, स्वास्थ्य सेवाएं पिछड़ी हुई होती हैं। लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, यहाँ के लोगों की औसतन जीवित रहने की जो औसत आयु है वो भी बहुत कम होती है। और यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय पिछड़ापन जैसी जो सामाजिक चुनौतियां हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। यहाँ के लोगों में वैज्ञानिक मानसिकता का भी बहुत ज़्यादा अभाव पाया जाता है और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण यहाँ के जो लोग होते हैं इनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये शिक्षा, स्वास्थ्य या कौशल विकास जैसी जो योजनाएं होती हैं उनमें निवेश नहीं कर पाते हैं, इस वजह से और पिछड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं अर्थव्यवस्थाओं को अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं कहा जाता है। बात सबके क्लियर हुआ ना। देखिए रेगनर नरक्से ने कहा था कि कोई व्यक्ति इसलिए गरीब होता है क्योंकि वह गरीब है। इन देशों के लोग गरीब क्यों होते हैं, यहाँ चूंकि इनकी प्रति व्यक्ति आय कम है, तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो ये शिक्षा में निवेश नहीं कर पाएंगे, प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो स्वास्थ्य में निवेश नहीं कर पाएंगे, और प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो ये अपने रहन सहन और अपने भौतिक विकास के अंदर कम निवेश कर पाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी क्षमता का विकास कम होगा, और क्षमता का विकास कम होगा तो इनको कौशल विकास का अभाव होने की वजह से रोजगार जो मिलेगा वहां पे इनकी सैलरी बहुत कम होगी, परिणाम स्वरूप ये हमेशा गरीब रहेंगे, ठीक है ना। जैसे नरक्से साहब ने इस तरह से बताया कि एक व्यक्ति वो गरीब है
तो गरीब का मतलब क्या हो गया कि उसकी आय कम है। गरीब का मतलब अगर गरीब है तो उसकी आय कम होगी, और आय कम है तो उसका निवेश भी कम रहेगा, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम रहेगा। ठीक है, अब निवेश किस में, तो वो ना तो एडुकेशन में निवेश कर पाएगा, ना ही वो स्किल डेवलपमेंट में निवेश कर पाएगा। ठीक है, और ना ही वो अच्छा फूड प्राप्त कर पाएगा, इन सब में उसका निवेश कम रहेगा, ट्रेनिंग भी कम ले पाएगा। तो इसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति का स्किल डेवलपमेंट क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा, यानी उसका कौशल का स्तर बहुत कम रहेगा। और इसके परिणाम स्वरूप जब उसको या तो रोजगार मिलेगा नहीं, अथवा रोजगार मिलेगा तो ऐसा मिलेगा जो अकुशल व्यक्तियों को मिलता है। तो इसके परिणाम स्वरूप इसकी आय क्या रहेगी, कम रहेगी। इसको कम वेतन मिलेगा तो इसकी आय कम रहेगी, और कम आय रहेगी तो व्यक्ति गरीब रहेगा। तो ये जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, गरीबी का दुष्चक्र है, ये इन देशों में इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ के व्यक्तियों की आय जो है वो बहुत कम होती है, और आय कम होने के परिणाम स्वरूप ये देश और गरीब होते हैं। बात सबके समझ में आया ना। तो विश्व बैंक ने ऐसे देशों की जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है वो कितनी बताई है, 1035 अमेरिकी डॉलर बताई है। और जैसे कांगो हो गया, चाड हो गया, बुरुंडी हो गया, दक्षिणी सूडान हो गया, यानी अफ्रीका के अधिकतम देश इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे देशों के टोटल नंबर कितने हैं 2020 के अंदर, 29 है, सबके याद रह जाएगा। फिर दूसरा विभाजन जो विश्व बैंक ने किया है वो क्या किया है, तो विश्व बैंक ने दूसरा विभाजन इस रिपोर्ट में किया 2020 में, मध्यम आय या मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाएं। तो मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाएं को भी दो भागों में बांट दिया गया, निम्न मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाएं और उच्च मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाएं, यानी लो मिडिल डेवलप्ड इकोनॉमी और हाई मिडिल डेवलप्ड इकोनॉमी। बात सबके क्लियर हो गया। विश्व बैंक ने कहा कि ये ऐसे देश होते हैं जहां विकास की जो समृद्धि है, विकास की जो अवस्था है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी ग्रोथ रेट यहाँ पे बढ़ रही है। ये ऐसे देश होते हैं जहां लोगों में जीवन स्तर को उच्च स्तर प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास आदि पर बल दिया जाता है, जिससे लोगों का रहन सहन बेहतर होता है, और परिणाम स्वरूप लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो प्रति व्यक्ति आय इससे बढ़कर के ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यानी 1035 की बजाय कितनी होगी, 1036 डॉलर से लेकर के, और इन लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय रहेगी इस अर्थव्यवस्थाओं वाली की वो रहेगी 12,535 डॉलर के बीच में। यानी इन लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी रहेगी, तो 1036 डॉलर से, और कितनी रहेगी 12,535 डॉलर तक, 12,535 डॉलर तक रहेगी। बात समझ रहे हैं क्यों बढ़ गई आय इनकी, तो चूंकि ये ऐसी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जहां आर्थिक समृद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगती है, लोगों के पास रोजगार के अवसर बढ़ने लगते हैं, लोग शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर निवेश करने लगते हैं, और यहाँ गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं कम होने लगती हैं। सरकार अवसंरचना विकास के ऊपर ज़्यादा बल देती है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं अब कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर ट्रांजिशनल जोन में होती हैं, या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की ओर ये जा रही हैं। बात समझ रहे हैं। इसी में जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था, इमर्जिंग इकोनॉमी आती है, वो भी इसी में शामिल हैं। जैसे चाइनीज इकोनॉमी हो गया, मैक्सिकन इकोनॉमी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, ये सारी की सारी अर्थव्यवस्थाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को विश्व बैंक ने किसमें शामिल किया है, मध्यम आय या मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाएं। तो विश्व बैंक के अनुसार ये जो देश हैं, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, ब्राजील हो गया, मैक्सिको हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सारी की सारी अर्थव्यवस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अब विश्व बैंक ने चूंकि इसको माना है 1036 डॉलर से 12,535 डॉलर, तो ये बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, इसलिए विश्व बैंक ने इसको दो भागों में बांट दिया। इसलिए विश्व बैंक ने इसको कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। पहला इन्होंने कहा निम्न मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाएं या निम्न मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्थाएं। तो इसमें कहा गया ऐसे देश जिनकी GNI ग्रॉस नेशनल इनकम प्रति व्यक्ति आय 1036 डॉलर से 1036 डॉलर से 4,045 डॉलर तक हो, 4,045 डॉलर तक हो। ठीक है,
उन देशों को किसमें शामिल किया गया? निम्न मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाएं, यानी ऐसे अर्थव्यवस्थाएं या ऐसे देश जिनकी जीएनआई प्रति व्यक्ति वार्षिक कितनी है? $1036 से 4045 अमेरिकी डॉलर तक है। तो ऐसे देशों को किसमें शामिल किया गया? निम्न मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाएं। ऐसे देशों की संख्या कितनी है वर्तमान में 2020 की रिपोर्ट के अनुसार? तो ऐसे 50 देश हैं। ऐसे देश कितने हैं? 50 देश हैं। इसी में हमारा प्यारा देश आता है भारत। भारत की जो प्रति व्यक्ति जीएनआई विश्व बैंक के अनुसार है वो है 2120। भारत भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत है। इंडिया की जो जीएनआई है वो कितनी है? ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम जीएनआई के आधार पर हमारे देश की कितनी है? तो $2120, 2120 अमेरिकी डॉलर। और इस बेस पे हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो लगभग $3 ट्रिलियन हो चुकी है। बात समझ में आ गया? हमारी इकोनॉमी जो है वो $3 ट्रिलियन के लगभग बराबर हो चुकी है। $2.9 ट्रिलियन अभी हमारे देश की इकोनॉमी है। तो इस कैटेगरी में टोटल कितने देश हैं? इस कैटेगरी में टोटल बच्चों 50 देश हैं। ये ऐसे देश हैं जहां सामान्यतः कृषि से अब किधर जा रहे हैं लोग? उद्योगों की ओर जा रहे हैं। ये ट्रांजिशनल जोन है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का भी यहाँ डेवलपमेंट हो चुका है। अवसंरचना विकास पर बल दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हो रही है। शिक्षा के ऊपर बल दिया जा रहा है। लोगों के कौशल विकास के ऊपर बहुत सारा निवेश किया जा रहा है। और सरकारों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हम अब धीरे धीरे अपने देश का विकास करके और उच्च मध्यम आय वाले देशों में शामिल हो सके। जैसे हमारे देश की सरकार ने भी 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को अचीव करने का एक टारगेट रखा है। यद्यपि कोरोना महामारी के कारण 2 साल तो लगभग बर्बाद हो चुके। 2020 गया और 2021 है। ये भी बहुत ही बुरी इसकी शुरुआत हुई है। मार्च अप्रैल के अंदर आते आते कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारना। हमारा देश बहुत अच्छा करेगा और जो कि पोटेंशियल है, ये युवाओं का देश है। 65% आबादी यहाँ युवा है और इन्हीं युवा आबादी के दम पर हमारा देश जल्द ही विकसित देशों के अंदर विकसित देशों में शामिल होने वाला है। बात सबके समझ में आ गया? जैसे भारत है, भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यूक्रेन है, ऐसे सारे देश इसी कैटेगरी के अंदर निम्न मध्यम विकसित अर्थव्यवस्था वाले कैटेगरी में विश्व बैंक द्वारा शामिल किया गया है। इसके बाद में मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले दूसरे प्रकार के जो बी कैटेगरी के देश हैं उनको कहा गया उच्च मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाएं या हाई मिडिल डेवलप्ड इकोनॉमीज। ये जो उच्च मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं ये ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनकी जो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है जीएनआई के अकॉर्डिंग वो कितनी है? तो जरा इसको ध्यान से देख लीजिए। इनकी है $4046 से और $12,535 तक इनकी जीएनआई प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो उच्च मध्यम विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी जीएनआई पर कैपिटा इनकम है 4046 से 12,535 तक। ऐसे देशों की कुल संख्या 56 है। ये देश कितने हैं? ऐसे देशों की कुल संख्या 56 देश हैं। ऐसे देशों की संख्या है 56 देश। बात सभी के एकदम क्लियर हुआ ना? ऐसे देशों की संख्या कितनी है बच्चों? 56 है। तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं। ये है 29 देश और ये कितने हैं? 56 देश हैं। जैसे इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो जैसे ब्राजील हो गया, रूस हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, मालदीव हो गया, चाइना हो गया, मैक्सिको हो गया। मैक्सिको भी इसी कैटेगरी में है। अगर पहले गलती से मैंने इस कैटेगरी में बोल दिया तो इसको सुधार लीजिएगा। मैक्सिको, रूस और चाइना, ये सारे देश ऐसे हैं जहां अब औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं हो चुकी हैं। यानी यहाँ कृषि का लगातार इकोनॉमी में योगदान कम हो रहा है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के कारण यहाँ डेवलपमेंट तेज हो रहा है और अब ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो रही है। तो इस वजह से इन देशों की आय लगातार बढ़ती जा रही है और जल्द ही ये देश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएंगे। बात सभी के एकदम क्लियर हुआ? फिर विश्व बैंक ने तीसरी कैटेगरी के देश बताए, वो कौन सी है? विकसित अर्थव्यवस्थाएं, उच्च आय वाली या विकसित अर्थव्यवस्थाएं, हाई इनकम इकोनॉमी अदरवाइज डेवलप्ड इकोनॉमी। तो विश्व बैंक के अनुसार ये ऐसे देश हैं जहां
जीडीपी में सेवा क्षेत्र या इंडस्ट्री का योगदान ज्यादा है, कृषि का योगदान कम है। यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, यानी लगभग 100% एजुकेशन यहाँ पे है। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं, लोगों का कौशल विकास बहुत अच्छा है, लोगों का जीवन स्तर बहुत ज़्यादा अच्छा है, रहन सहन का स्तर बहुत अच्छा होने की वजह से यहाँ अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी ये समस्याएं भी बहुत कम यहाँ पे पाई जाती हैं और यहाँ पर सामाजिक चुनौतियों की विद्यमानता नगण्य है एक तरह से, इसलिए इनको विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, चाहे सड़क देख लीजिए, चाहे बिजली देख लीजिए, चाहे पोर्ट देख लीजिए, चाहे एनर्जी देख लीजिए, सारे बहुत अच्छे हैं। और ये बात और है कि कोरोना महामारी ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसी सारी जो महाशक्तियां हैं या बड़े देश हैं उनको भी एक बार उनके हेल्थ सिस्टम को भी चरमरा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि ये तो आपदा है और आपदा अचानक से आई है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए यहाँ के लोगों की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। चूंकि सर्विस क्षेत्र के अंदर आप को रोजगार जो करते हैं उसकी तुलना में सैलरी या मानदेय ज़्यादा मिलता है, वेतन ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ के जो लोग हैं इनकी जीएनआई प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो $12,535 से ज़्यादा होती है। $12,535 से ज़्यादा यहाँ की आय होती है। कितनी होती है? $12,535 से जीएनआई प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है। बात समझ गए बच्चों? ठीक है, $12,535 से ज़्यादा होती है यहाँ की। ठीक है, और ये जो देश हैं विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं, इनकी कुल संख्या 83 है। ऐसे देशों की संख्या कितनी है? ये 83 देश हैं। तो दुनिया में अब विकसित देशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये 83 देश हैं और थोड़े दिन बाद में आप देखेंगे कि इसकी संख्या 100 तक हो जाएगी, क्योंकि जल्दी जल्दी ही अब चीन, रूस, मैक्सिको, इंडोनेशिया ये देश ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में शामिल होने वाले हैं। बात सबके क्लियर हो गया? तो फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि विकसित देश ऐसे देश होते हैं जहां सामान्यतः अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र और इंडस्ट्री का योगदान ज़्यादा होता है। यहाँ के लोगों का रहन सहन का स्तर बहुत अच्छा होता है, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और जो अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत डेवलप्ड स्थिति में होता है। इसलिए यहाँ के जो देश हैं ये बहुत अग्रणी होते हैं और यही वजह है कि अमेरिका जैसे देशों में जाकर बसने के लिए, कनाडा जैसे देशों में जाकर के बसने के लिए कई भारतीय लोग यहाँ से वो प्रवास कर जाते हैं। तो ये 3 तरीके के विभाजन मैंने आपको बताए। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर विश्व बैंक के द्वारा इनका विभाजन किया गया है। कौन कौन से हैं? तो उच्च विकसित अर्थव्यवस्थाएं ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनकी ग्रॉस नेशनल इनकम के आधार पर पर कैपिटा इनकम कितनी है? $12,535 से ज़्यादा। ऐसे देशों की संख्या 83 देश हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, बरमूडा, ये सब ऐसे देश हैं। सऊदी अरब वगैरह भी इसी के अंतर्गत आते हैं, दुबई वगैरह, हालांकि यूएई है, उसका नाम दुबई नहीं। फिर मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाएं ऐसे देश होते हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम जीएनआई के आधार पर $1,036 से $12,535 तक होती है। इसको 2 भागों में बांटा गया बच्चों। निम्न मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाएं, इसमें 50 देश शामिल हैं। इनकी पर कैपिटा इनकम $1,036 से $4,045 अमेरिकी डॉलर के बीच होती है। भारत भी इसी कैटेगरी में शामिल है, क्योंकि भारत की जो जीएनआई पर कैपिटा इनकम है वो 2,120 है। और उच्च मध्यम विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये वो देश होते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय $4,046 से $12,535 के बीच में होती है। ऐसे देशों की कुल संख्या 56 है। और तीसरी कैटेगरी के अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं होते हैं जिनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,035 या इससे कम होती है। ऐसे देशों की संख्या 29 है। ये गरीब देश होते हैं, पिछड़े देश होते हैं और इकोनॉमी में कृषि क्षेत्र की भूमिका ज़्यादा होती है।
आशा है ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इसको समझाने का मैंने आपको प्रयास किया है। थैंक यू, खुश रहिए बच्चों। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कराइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडुकेशन मिले, मेरा मिशन यही है। एडुकेशन फॉर ऑल, निःशुल्क शिक्षा इस चैनल के माध्यम से आपको प्रदान की जा रही है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू बच्चों, खुश रहिए।